हेलो गाइस, नमस्कार, जोहर, आदाब, सत श्री अकाल। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आज हम लोग जेपीएससी जैप पेपर 2 इतिहास में देखेंगे महमूद गजनवी का आक्रमण जो भारत में हुआ था, उसी के बारे में जानेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले आप ये भी जान लें कि आखिर गजनवी साम्राज्य था कहाँ, है ना। अगर वर्तमान रूप में देखेंगे तो गजनवी साम्राज्य हमारा जो अफगानिस्तान है ना, अफगानिस्तान ईरान का जो इलाका था वहीं पे गजनवी साम्राज्य था, जिसमें वर्तमान हम अफगानिस्तान को ले सकते हैं और इसके बाद पाकिस्तान का कुछ इलाका को ले सकते हैं, ईरान के कुछ इलाके को ले सकते हैं। मिलाकर ये जो इलाका था ना, उसी को कहते थे गजनवी साम्राज्य या गजनी साम्राज्य। और यहीं से महमूद गजनी आए थे, कहाँ पे, भारत। और उसने जिस रास्ते का प्रयोग किया था ये मान लीजिए आपका गजनी साम्राज्य है ना, यही है गजनवी साम्राज्य, और जो कि महमूद गजनवी का अपना साम्राज्य था। और उसने इस दर्रे का उपयोग किया था जिसका नाम है खैबर दर्रा। आपसे पूछा जाएगा महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण किस रास्ते से होकर किया, तो खैबर दर्रा से होकर किया था। खैबर दर्रा का प्रयोग किया और खैबर दर्रा का प्रयोग करके सबसे पहले पेशावर आए, इसी प्रकार मुल्तान आए, फिर अलग अलग जगहों पे इंडिया पे उन्होंने अटैक किया। और 1000 से लेकर 1027 के बीच लगभग 17 बार उसने इंडिया पर चढ़ाई करी, है ना, 17 बार। और उसका वैसे राजनीतिक उद्देश्य था भी नहीं, उसका उद्देश्य था भारत को, जो कि सोने की चिड़िया कहा जाता था, है ना, बहुत संपत्ति था भारत में, बहुत धन था, विशेषकर मंदिरों में और शहरों में। और जबकि यहाँ सुरक्षा व्यवस्था अच्छी नहीं थी, इसीलिए वो लूटने के लिए आता था ताकि वह गजनी साम्राज्य को मध्य एशिया का एक विशाल साम्राज्य में परिणत कर सके। और महमूद गजनवी ने 17 बार आक्रमण किए। तो यहाँ अभी हम देखेंगे महमूद गजनवी का आक्रमण और उसका आक्रमण का क्रम, किस किस क्षेत्र में उसने आक्रमण किया, इस आक्रमण का क्या प्रभाव पड़ा भारतीय इतिहास के दृष्टिकोण से, A to Z सभी चीजों के बारे में देखेंगे। और एक मैसेज आप सभी के लिए साथियों, अगर आप जेट की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप जेट की तैयारी कर रहे हैं और अगर आपका विषय इतिहास है, तो आपको बता दो कि एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे आप जुड़ सकते हैं। यहाँ पे इतिहास की शानदार क्लासेस चल रही है। और क्लासेस कहाँ पर करना होगा, हमारे एप्लीकेशन पे आपको हमारा ऐप डाउनलोड करना होगा जिसका नाम है एग्जाम फाइटर नंबर 1। उस ऐप को आप डाउनलोड कीजिएगा और आपको वहां पर इतिहास की सारी क्लासेस मिल जाएगी। इतिहास की सिर्फ क्लासेस ही नहीं मिलेगी बल्कि आपको पीडीएफ नोट्स भी मिलेगा, ठीक है। इसके बाद प्रैक्टिस सेट भी मिलने वाला है और वीडियो लेक्चर मिलेगा, लाइव भी और रिकॉर्डेड दोनों भी। मैं आपको दिखाना चाहूंगा किस प्रकार क्लासेस चल रही है और जबरदस्त क्लासेस चल रही है। आप पेपर 2 में प्रयास कीजिए। जो पेपर 2 है ना, पेपर 2 में आपका प्रयास ये होना चाहिए कि पेपर 2 में आपका कम से कम 70% के आसपास स्कोर हो, ठीक है। 70% के आसपास आपका स्कोर रहेगा, तभी आप समझिए कि सेफ है, क्योंकि कंपटीशन काफी टफ होगा, कंपटीशन काफी टफ होने वाला है, इसीलिए आप इसके लिए तैयार रहिएगा। और अगर चाहते हैं कि बिल्कुल श्योर शॉट हम एक ही बार में हम जेट को क्रैक कर लें इतिहास विषय से, तो आपको एग्जाम फाइटर नंबर के साथ जुड़ना चाहिए। यहाँ पर आपको पेपर 2 में कहीं कोई दिक्कत नहीं होने दिया जाएगा। पेपर 1 की भी क्लासेस चल रही है, यानी जेट का आपको पूरा सॉल्यूशन मिलेगा यहाँ पर। तो कैसे, तो चलिए दिखा दूं आपको इसके लिए हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा जिसका नाम है एग्जाम फाइटर नंबर 1 ऐप। उस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। वहां अगर आप डाउनलोड करते हैं ना, तो आपको इस प्रकार का इंटरफेस दिखेगा। और यहाँ जब आगे बढ़िएगा, यहाँ व्यू ऑल कोर्सेज में इसको क्लिक कीजिएगा, व्यू ऑल कोर्सेज में, तो आपको इस प्रकार और भी कोर्सेज यहाँ पर दिखने लगेगा। और देखिए जेट पेपर 2 की बहुत सारी कोर्सेज है, इसमें आपको हिस्ट्री भी दिखने लगेगा। जेट पेपर 2 हिस्ट्री की क्लासेस आप सभी के बीच। और जहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर पेपर 1 की है, यहाँ पर पेपर 1 जेट पेपर 1 की, और इसके जस्ट ऊपर में जेट पेपर 2 इतिहास की क्लासेस है। इसके और ऊपर में जाइएगा तो सोशियोलॉजी की क्लासेस है। आपको जिस भी क्लासेस में चाहिए तो एंट्री ले सकते हैं। ये जेट पेपर 2 हिस्ट्री की क्लासेस है, जहाँ पर देखिए रिजल्ट ओरिएंटेड अप्रोच के साथ क्लासेस हो रही है, लाइव और रिकॉर्डेड क्लास दोनों है। पीडीएफ नोट्स भी दिया जाएगा, प्रैक्टिस सेट भी आपको सॉल्व कराया जाएगा, बिल्कुल हूबहू जो एग्जाम में आएगा उसी पैटर्न पर, यानी एग्जाम के पहले एग्जाम वाला माहौल आपको यहाँ पर दिया जाएगा साथियों, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और
देखते हैं कि क्या है आगे। मोहम्मद गजनवी से जुड़ा हुआ सेशन रहेगा, ठीक है। मोहम्मद गजनवी से जुड़ा हुआ सेशन है, और जिसमें हम लोग आज मोहम्मद गजनवी से जुड़ा हुआ A to Z हर एक चीजों को देखेंगे। A to Z सभी चीजों को हम लोग यहाँ पर आज समझने वाले हैं। तो मोहम्मद गजनवी का हमने साम्राज्य को समझा, इसका साम्राज्य कहाँ पे था, गजनवी साम्राज्य था कहाँ पर, इसका विस्तार किधर था, वो हमने अच्छे से समझ लिया है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। मोहम्मद गजनवी का प्रारंभिक जीवन को सबसे पहले समझेंगे। मोहम्मद गजनवी का प्रारंभिक जीवन कहाँ का था, ये गजनवी का था। और गजनी कहाँ था ये हमने बता दिया आपको, अफगानिस्तान में। तो अब हम लोग इसके आरंभिक जीवन से जुड़े हुए हर एक चीजों को देखेंगे, क्योंकि एग्जाम MCQ बेस्ड होता है, एक एक चीज आपको देखना पड़ेगा, है ना। अर्ली लाइफ ऑफ मोहम्मद गजनवी को हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, उसका जन्म कहाँ हुआ था और पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या थी, सभी चीजों को हम लोग समझेंगे। तो देखिए, ये ऑब्जेक्टिव के दृष्टिकोण से एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। जितने भी हमने यहाँ पर पॉइंट नोट किए हैं वो सारे पॉइंट आपके एग्जाम में आ सकते हैं, कोई भी पॉइंट पूछा सकता है ना। इसलिए एक एक को आपको याद कर लेना। सबसे पहले जन्म कब हुआ था, 971 ईस्वी में। कहां पर, तो अफगानिस्तान में, अफगानिस्तान में जन्म हुआ था, ठीक है। इसका अगर पूरा नाम पूछेगा तो यामिन उद्दौला अबुल कासिम महमूद बिन सुबुक्तगिन। सुबुक्तगिन इसके पिता का नाम था, है ना। जन्म स्थान गजनी अफगानिस्तान हो गया, पिता का नाम था सुबुक्तगिन, और ये गजनी साम्राज्य का संस्थापक था, ठीक है। पहला स्वतंत्र शासक था गजनी का, और इसका संस्थापक था इसका पिता सुबुक्तगिन। और वंश कौन था, तुर्क मूल का था, ये वंश था कौन सा, तुर्क। चलिए आगे बढ़ते हैं। शिक्षा प्रशिक्षण इसे घर में ही मिला, पिता जब खुद ही शासक थे, इसे सभी प्रकार के सैन्य प्रशिक्षण, है ना, सभी प्रकार की शिक्षा इसे घर में ही प्राप्त हो गया, जहां पर इसने सैन्य प्रशिक्षण लिया, घुड़सवारी, तलवारबाजी, ये सब बस जानने के लिए। इससे प्रश्न आपका नहीं बनेगा, प्रश्न जो मैंने बताया पहले वहां से प्रश्न निकलता है। इसके बाद साम्राज्य का जो विस्तार था इसका, उसको समझिए, वो थोड़ा आपको लिए समझना जरूरी है। साम्राज्य के विस्तार में इनका कहाँ कहाँ था, अफगानिस्तान का अधिकांश भाग, अफगानिस्तान का अधिकांश भागों में विस्तार था, खुरासान क्षेत्र में था, ईरान के कुछ भाग तक, और मध्य एशिया में इसका प्रभाव था। इन क्षेत्रों में इनके साम्राज्य का विस्तार था। अफगानिस्तान का अधिकांश भाग, खुरासान क्षेत्र, ईरान के कुछ भाग और मध्य एशिया। ये इसका गजनी साम्राज्य के विस्तार के बारे में हम लोग समझ रहे हैं। ये गजनी साम्राज्य का विस्तार का क्षेत्र था। अब इसको सत्ता प्राप्ति ऐसे नहीं हुआ, सत्ता प्राप्ति के लिए भी इसने उत्तराधिकार का संघर्ष लड़ा, क्योंकि और भी इसके साथी उत्तराधिकारी थे, जो कि विशेष आपको नहीं जाना, क्योंकि वो आपका इंडियन हिस्ट्री में नहीं आएगा। वहां बस इतने जान लिए कि सत्ता के लिए इससे संघर्ष करना पड़ा, और 1997 में सुबुक्तगिन इसके पापा की मृत्यु हो जाती है, और इसके बाद ये 1998 में, एक साल के बाद ये सत्ता पे बैठते हैं। बीच में थोड़ा सत्ता का संघर्ष चला। इसने उपाधि क्या ली, सुल्तान। सत्ता पे बैठते कौन सी उपाधि ले, सुल्तान। और सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला मुस्लिम शासक, है ना, पहला मुस्लिम शासक था जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की, पहला शासक। तो पूछा जाएगा कौन सा पहला मुस्लिम शासक था जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की थी, तो मोहम्मद गजनवी थे। आप जानते हैं कि भारत पर इस प्रकार इसका जो आक्रमण किया, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, उसको समझिए। भारत पर इसने जो अटैक किया टोटल 17 बार। भारत पर किसने आक्रमण किए, मोहम्मद गजनवी ने 17 बार किए। अब एक एक आक्रमण को हम लोग समझेंगे, और ये भी जानेंगे इसके आक्रमण के पीछे उद्देश्य क्या रहा, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक तथा सामरिक क्या था। तो इसमें मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं, इसके आक्रमण के पीछे मुख्य कारण था आर्थिक। इसे धन चाहिए था, और भारत में अकूत संपत्ति थी यहाँ के मंदिरों में, इसे पता था। लूटने के लिए आया था, यह एक लुटेरा था, ये क्लियर हो चुका है। लेकिन सभी कारणों को थोड़ा थोड़ा हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम लोग आर्थिक कारण को, और सबसे प्रमुख है इसलिए इसको देखेंगे। भारत में अपार धन संपदा था, भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। जो मंदिर होते थे वहां पे सोने, चांदी, रत्न, आभूषण जड़े रहते थे, और इसीलिए ये मोहम्मद गजनवी को अत्यंत आकर्षक लगी, और उसने भारत पे अटैक किया, ठीक है। अब देखिए गजनवी साम्राज्य की आर्थिक आवश्यकता। गजनवी साम्राज्य को यह मध्य एशिया का एक बड़ा ताकत बनाना चाहता था। इसके लिए क्या चाहिए, मनी चाहिए, पैसा चाहिए, है ना, संपत्ति चाहिए, विशाल सेना चाहिए। इसके लिए उसने भारत की ओर रुख किया,
यानी देखा जाए तो उसका जो मेन मकसद था भारत से धन लूटना, यानी आर्थिक कारण मुख्य कारण, अधिकतर इतिहासकार भी मानते हैं आर्थिक कारण ही इसका मुख्य कारण था भारत पे अटैक करने का, दूसरा कोई कारण नहीं था। और राजनीतिक कारण में हालांकि यहाँ पे भी हम लोग कह सकते हैं कुछ राजनीतिक कारण थे, राजनीतिक कारण, तो राजनीतिक कारण तो हम लोग फोकस नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ पे लेकिन जान लीजिए कि राजनीतिक कारण भी यही रहा, है ना। तो अभी हम लोग देखेंगे अब राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण एक प्रकार से कह सकते हैं सहयोगी कारण था, एक अनुकूल अवसर उसे प्रदान करता है। अवसर इसीलिए, अवसर यही थी सेंस में कि उसको पैसा चाहिए, और इसके लिए उसने क्या देखा, किसी भी शक्ति से भिड़ना तो उसके संभव था नहीं। उसने क्या देखा, भारत की राजनीतिक कमजोरी है, ठीक है। मान लीजिए पैसा हमको चाहिए, लेकिन ऐसा थोड़ा रिजर्व बैंक इंडिया में डाका डाल देंगे, वहां पे हाई सिक्योरिटी है, अगर कोई चोर है उसको पैसा चाहिए तो वहां कुछ जगह दिमाग लगाए जहां पे आसानी से चोरी कर सकता है। तो वो भारत की स्थिति थी, राजनीतिक कमजोरी थी। उत्तर भारत में कोई भी केंद्र सत्ता नहीं था, जो राजपूत थे वो छोटे छोटे राज्यों में बटे थे और आपस में वो संघर्ष करते थे, एक दूसरे से ईर्ष्या करते थे, इसका उसको पता था। इसके अलावा जो बॉर्डर के राज्य थे, सीमावर्ती राज्य, वो काफी दुर्बल थे। इसके कारण उसका मन यहाँ पर आया कि नहीं, जयपाल आनंदपाल जो भी थे आपस में उसने कह सकते हैं कि एक प्रकार से जो आपसी पड़ोसी राज्य थे उससे उसका संघर्ष चलता था। और एक कारण इस्लामिक प्रभाव भी माना जाता है कि वो कट्टर सुन्नी मुसलमान थे, मूर्ति पूजा का विरोध करते थे, और भारत एक हिंदू राष्ट्र था और इसलिए उसने भारत पर अटैक किया। लेकिन ये सब एक कह सकते हैं कहने की बात है, लेकिन असली जो था, असली कारण था भारत से संपत्ति लूटना। इस बात को समझ लीजिए एक लाइन में, ठीक है। सामरिक एवं सैन्य कारण यहाँ पे दिया जा रहा है कि उत्तर भारत की भौगोलिक जो स्थिति थी उसके कारण उसका यहाँ पर जो उत्तर पश्चिम का हमारा जो दरवाजा था ना, वहां सुरक्षा का अभाव था। दरवाजा मतलब उत्तर पश्चिम का जो गलियारा था, जिसको खैबर दर्रा वगैरह बोलते हैं, तो वहां पर प्राकृतिक सुरक्षा का अभाव था और वहां के शासक भी कमजोर थे, इसलिए उसका मन हिले। मतलब अगर आप मान लीजिए किसी को चोरी करने का मन नहीं भी है, अगर वो कहीं कीमती चीज देख लेता है ना, उसका मन क्या होता है ना, डर जाता है। तो वही हाल हुआ। अब यहाँ पर हम लोग उसके 17 आक्रमणों को देखेंगे, कौन कौन से उसने 17 आक्रमण किए यहाँ पे और किस प्रकार आक्रमण का सीक्वेंस चला, ये जरूरी है। तो कब से कब तक यही से ऑब्जेक्टिव प्रश्न लोग निकालना शुरू करेंगे। तो कितने बार आक्रमण किए, 17 बार। कब से कब तक, 1000 से 1027 के बीच। उसका मुख्य उद्देश्य धन लूट, ठीक है। और बाद बाकी कुछ नहीं। आपको अगर ऑब्जेक्टिव एग्जाम में आएगा प्रश्न तो सीधे आर्थिक कारण देना है, धन लूटना देना है, या भारत में अस्थायी शासन स्थापित करना, ऐसा कोई भी उसका उद्देश्य नहीं था। तो पहला आक्रमण जिससे हमने कहा खैबर दर्रा से प्रवेश किया, और खैबर दर्रा से जो प्रवेश किया तो पहला प्रवेश उसने कहाँ पाया, तो पहला प्रवेश जो किया उसने वो उसका पेशावर के आसपास का इलाका था। किसी और उसको पहला एक आइडिया लेना था, ठीक है। पहला आक्रमण जो किया 1000 में कोई विशेष सफलता नहीं मिली, बस उसको आइडिया लेना था कि भारत क्या रिएक्ट करता है, यहाँ के शासक सीमावर्ती शासक क्या रिएक्ट करता है, और वह किस प्रकार से हमसे कर सकते कि एक बार से युद्ध करेगा, उसको जांचने के लिए उसने युद्ध किया। पहला युद्ध इसने सीमावर्ती भारतीय क्षेत्र में किया, जांचने के लिए, कोई विशेष इसका उपलब्धि नहीं निकला, ठीक है। इसका कोई विशेष उपलब्धि नहीं था, बस है क्यों जाना, ठीक है। राजनीतिक बारे में जानकारी लिया, कौन कौन साथ में आता है, अगर हम अटैक करते भी हैं, आगे अगर बढ़ते हैं तो कौन सा शासक किसको मदद करेगा, वो देखा, ठीक है, ट्राई किया। लेकिन देखा रे यहाँ तक कोई नहीं आ रहा, दूसरा कोई आ ही नहीं रहा, तब इसने दमदार आक्रमण किया। कहां पर, किसके ऊपर, जयपाल, जो हिंदू शाही वंश के शासक थे जयपाल, उस पे भयंकर अटैक किया। दूसरा उसने 1001 ईस्वी में, राजा कौन थे, जयपाल, हिंदू शाही वंश के शासक थे, और स्थान था पेशावर के निकट, वर्तमान पाकिस्तान में। जगह का नाम है वहीन। यहीं पर भयंकर युद्ध हुआ जयपाल और मोहम्मद गजनवी के बीच, और इस युद्ध में जयपाल पराजित हुआ। इसने आत्महत्या कर लिया, ठीक है। इसने क्या कर लिया, सुसाइड कर लिया, क्योंकि राजपूत जो होता है ना अपमान बर्दाश्त नहीं कर पाते, इसलिए इसने सुसाइड कर लिया। आग में जलती आग की चिता में ये कूद गए और इसने आत्मदाह कर लिया, ठीक है।
यानी अब क्या होगा, जब शासक ने आत्मदाह कर लिया तो पंजाब द्वार गजनवी के लिए खुल गया, पंजाब तक पहुंचने का रास्ता इसका क्लियर हो गया। और पंजाब जानते ही है कि उस समय का कितना समृद्ध राज्य था, क्योंकि उस समय अर्थव्यवस्था का जो मुख्य साधन था ना, वो कृषि था। अर्थव्यवस्था का मुख्य साधन क्या था? कृषि। और पंजाब एक कृषि प्रधान राज्य था, इसीलिए काफी मायने रखता है कि पंजाब को किस प्रकार हम जीतेंगे। तीसरा आक्रमण किया शासक विजय राय के खिलाफ, और भटिंडा के किले पर अधिकार को लेकर ये युद्ध हुआ। तीसरा किस पे अटैक किया, कब किया? 1004 में विजय राय के खिलाफ। कहां पर? भटिंडा पर अधिकार को लेकर। सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण था भटिंडा, और इसके साथ ही उत्तर भारत में प्रवेश के लिए इसे जीतना बहुत जरूरी था, इसीलिए ये उसको जीतना चाहते थे। और उत्तर भारत में प्रकार से कह सकते हैं प्रवेश का द्वार खुल गया, भटिंडा में जीत हुई, और उत्तर भारत में, ठीक है, उत्तर भारत में प्रवेश का रास्ता खुल गया मोहम्मद गजनवी का। इसी प्रकार चौथा आक्रमण होता है, चौथा आक्रमण है दाऊद के खिलाफ, और ये दाऊद कहां के शासक थे? मुल्तान के। और मुल्तान से भी इसे काफी ज्यादा सोने की प्राप्ति हुई थी। 1005 ईस्वी में अटैक किया था, इसीलिए इसने मुल्तान का नाम भी रख दिया था स्वर्ण नगर। तो किस शहर का नाम स्वर्ण नगर रख दिया था? मुल्तान का। यहां से काफी ज्यादा सोने मिले थे मोहम्मद गजनवी को। और लेकिन आप अगर ये कभी कभी कहा जाता है कि हिंदुओं पर अटैक किया, लेकिन ऐसा था कि यहाँ भी तो दाऊद एक मुस्लिम शासक था, इस पर अटैक क्यों किया? ये भी इस्लामी शासक के प्रतीक रूप में थे, इसीलिए उसका ये कहना कि हम काफिरों को नष्ट करें, हिंदुओं को नष्ट करें, उसके मूर्ति को नष्ट करें, ये गलत बात है। उसका सिर्फ मकसद था धन लूटना। यहाँ इस्लामी सत्ता स्थापित इसके खिलाफ उसने युद्ध किया, और यहाँ भी उसने लूट मचाई, और सबसे ज्यादा कह सकते हैं यहाँ पे उसे सोना मिला था, इसलिए इसका नाम भी उसने स्वर्ण नगर रखा। और इस प्रकार मुल्तान को जीत लिया, मुल्तान पर अधिकार किया, और इस्लामी प्रभाव जो था वहां पे ना, उसको समाप्त करके अपना प्रभाव बनाया। ये भी इस्लामी प्रभाव ही था, लेकिन अपना, है ना, उनको हटाकर दाऊद को इसने अपनी सत्ता वहां पर स्थापित कर लिया। पांचवा आक्रमण फिर आनंदपाल, जो कौन था? जयपाल का पुत्र, जयपाल का पुत्र आनंदपाल, इसने फिर से वहां पर अपना सत्ता बनाना फिर से शुरू किया। जयपाल की मृत्यु के बाद इसने फिर धीरे धीरे अपने को राइज करना शुरू किया आनंदपाल ने, इसीलिए अगला अटैक फिर आनंदपाल पर किया। और आनंदपाल ने हालांकि संघ बनाने का प्रयास किया, आनंदपाल ने संघ बनाने का प्रयास किया, लेकिन वह संघ जो है ना असफल रहा, वह संघ जो है असफल रहा, और आनंदपाल हार गया। राजपूतों का इसने संघ बनाकर युद्ध करने का प्रयास किया, लेकिन फिर भी इसकी हार हुई, और पंजाब गजनवी शासन के अधीन आ गया। तो ठीक है, आपको ये पूछा जाएगा किस युद्ध में मोहम्मद गजनवी के खिलाफ संघ बना था? किस युद्ध में? तो आनंदपाल के खिलाफ, आनंदपाल और मोहम्मद गजनवी का जो युद्ध था ना, तो उसी में राजपूतों का संघ बना था अंतिम बार। हालांकि यह संघ भी काम नहीं आया, क्योंकि कैसे देर हो चुकी थी। इसके बाद छठा आक्रमण जो किया, छठा आक्रमण काफी प्रतिष्ठित है। यहाँ भी इसने ज्वालामुखी मंदिर, आपको पता है ज्वालामुखी मंदिर कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। छठा आक्रमण कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में 1009 ईस्वी में किया, और वहां नागरकोट मंदिर जो कि अपार संपत्ति के लिए प्रसिद्ध थी, और यह कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में, ठीक है, हिमाचल प्रदेश में है। इस यहाँ पर इसने काफी लूट मचाई, और इस मंदिर से भी काफी धन इसने प्राप्त किया। यानी कह सकते हैं मंदिरों पर इसका पूरा ज्यादा फोकस था कि मंदिरों पर अटैक करेंगे। इसी प्रकार मुल्तान का जब इसने जीत लिया, तो मुल्तान में फिर से इसके खिलाफ वहां आवाजें उठने लगी, और फिर से वहां पर मुल्तान ने स्वतंत्र होने का प्रयास किया, यानी पुनः विद्रोह हुआ। तो मुल्तान के विद्रोह का फिर से दमन करके पूर्ण नियंत्रण स्थापित किया 1010 ईस्वी में मुल्तान के, यानी इसका बैक टू बैक अटैक रहा। इसी प्रकार आठवां आक्रमण इसने थानेश्वर में किया। आठवां आक्रमण कहां पे किया? थानेश्वर। थानेश्वर कहां? हरियाणा में। आठवां आक्रमण थानेश्वर में किया 1011 ईस्वी में, यहाँ पर राजा आनंदपाल के विरुद्ध, और यहाँ पर भी काफी लूटपाट की, और इस प्रकार आठवां अटैक भी इसने जीता। नौवां आक्रमण कश्मीर पर किया, ठीक है, लेकिन कहा जाता है कि यहाँ पर मोहम्मद गजनवी नहीं जीत पाए, ठीक है, यहाँ पर वो नहीं जीत पाए, और इसके कारण उसकी कश्मीर में
हार हुई कुछ प्राकृतिक कारणों के कारण, ठीक है, प्राकृतिक कारणों के कारण यहाँ पर इसकी हार हुई थी, कश्मीर में हार हुई थी। हालांकि किसी शासक ने इसे नहीं हराया था, प्राकृतिक स्थिति इस प्रकार आई कि उसे हार का सामना करना पड़ा, यानी जो उसका अभियान था ना वो असफल रहा, अभियान असफल रहा। हार मतलब देखिए इनका जो मिशन था कश्मीर को नियंत्रण में लेना, उसमें ये असफल रहे, इसलिए इसको हार मानते हैं। लेकिन ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिलता कि किसी शासक ने इसे कश्मीर में हरा दिया। प्राकृतिक कारणों से, प्राकृतिक आपदाओं के कारण ये वहां पर अपना अभियान चला नहीं पाए और ये असफल होकर वापस लौट गए, इसीलिए कश्मीर में इसकी हार मानी जाती है। लेकिन किसी शासक ने हरा दिया ऐसा प्रमाण नहीं मिलता, ठीक है, किसी शासक ने इसको हरा दिया ऐसा प्रमाण नहीं मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला जो अटैक था वो है 10वां कन्नौज पर। अगला अटैकर कौन है? 10वां कन्नौज 1018 ईस्वी में, और यहाँ के शासक थे कौन थे? प्रतिहार वंश के शासक थे, और प्रतिहार वंश के शासक कन्नौज पे राज करते थे, और यहाँ पर इसने अटैक किया और कन्नौज को भी जीत लिया। यानी कह सकते हैं हर एक बड़े बड़े उत्तर भारतीय शहरों पर इनका कब्जा हो गया। अब अगला जो इनका 11वां अटैक था, 11वां अटैक था मथुरा, धार्मिक नगरी, आप जान रहे हैं मंदिरों का शहर था ये, यहाँ भी इसने अटैक किया। और मंदिरों का शहर मतलब क्या? समृद्ध धन संपत्ति का शहर था, जितने मंदिर उतनी संपत्ति, और यहाँ से भी स्वर्ण रत्न इसने लूटे और अपनी संपत्ति और भी बढ़ाई। 1018 ईस्वी में इसका अटैक कहाँ हो गया? मथुरा। 12वां अटैक इसका था ग्वालियर। 12वां अटैक कहाँ था? ग्वालियर, और ग्वालियर में चंदेल शासक थे, उसको इसने हराया, और पूर्ण विजय हालांकि नहीं हुआ, और लेकिन उसने हार स्वीकार कर ली, लेकिन इसने पूर्ण विजय नहीं किया। इस प्रकार बहुत सारे अटैक रहे, टोटल 17 अटैक रहे। हम लोग सीधे अपना कुछ इंपॉर्टेंट, जिसका सबसे इंपॉर्टेंट है उसको देखेंगे, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट है इसका 15वां आक्रमण, जो कि सोमनाथ पर आक्रमण था। सोमनाथ, गुजरात में सोमनाथ पर अटैक इसका सबसे महत्वपूर्ण अटैक माना जाता है, और ये 1025-26 के बीच ये अटैक हुआ था। गुजरात का सोमनाथ मंदिर काफी फेमस, आप जान रहे हैं, इसी मंदिर पे इसने 1025 में अटैक किया, और इस मंदिर से अपार धन लूटा। और कहा सबसे ज्यादा, अगर महमूद गजनवी को सबसे ज्यादा संपत्ति मिला कहीं से, सबसे ज्यादा संपत्ति अगर कहीं से मिला तो वो कहाँ है? सोमनाथ। सबसे ज्यादा संपत्ति कहां से मिला? सोमनाथ से। सबसे ज्यादा संपत्ति सोमनाथ से मोहम्मद गजनी को प्राप्त हुआ। और इसके बाद इसका 16वां जो आक्रमण था जाटों के विरुद्ध था। 16वां आक्रमण जाटों के विरुद्ध था, जाट विद्रोह था हुआ था। इसको इसने दमन करने के लिए अटैक किया, और जाटों को इसने अपने 16वें आक्रमण 1026 में हराया, जो कि सिंध क्षेत्र में हुआ था। और इस प्रकार जाटों के द्वारा गजनी सेना पर आक्रमण किया गया था, हालांकि इसने विद्रोह को दमन कर दिया। जाटों ने गजनी की सेना पे अटैक किया था, हमला किया था, इस विद्रोह का दमन किया, और 16वां आक्रमण इसने जाटों का खात्मा किया, उसके विद्रोह का दमन किया। और अंतिम जो आक्रमण था ना, अंतिम आक्रमण उसका 17वां आक्रमण सिंध पे अटैक किया। अंतिम आक्रमण कहाँ किया? सिंध पे 1027 में। और इस प्रकार जहां से उसका शेष विद्रोह जो भी था, जहां पर विद्रोह भड़क रहे थे, उसको समाप्त किया, और भारत अभियान का अंत हुआ। इसके बाद कोई बड़ा आक्रमण नहीं किया, यानी पहला आक्रमण जहां इसने कहा किया? सीमावर्ती क्षेत्रों में। और दूसरा महत्वपूर्ण जहां पे उसने जीता वो आपका पेशावर का क्षेत्र था। और सबसे अंतिम जो इसका आक्रमण था वो था सिंध। सबसे अंतिम आक्रमण कहाँ किया? सिंध। इसके बाद इसने कोई भी भारत पर बड़ा आक्रमण नहीं किया। एक प्रकार से कह सकते हैं कि इसका जो उद्देश्य था वो पूरा हो गया था। जहां पर इसे लूटना था, जहां संपत्ति का खजाना नजर आता था, उन सभी शहरों को ये लूट चुके थे, ठीक है। अब इसका प्रभाव क्या रहा? प्रभाव इसका देखिए 2-3 तरीके से हम लोग देख सकते हैं। प्रेजेंट में तो संपत्ति चला गया, आर्थिक रूप से हानि हुआ। इसके साथ ही जब आपको कोई लूट कर चला जाता है, यानी आपके सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े होते हैं, यानी राजनीतिक कमजोरी का पता पूरी दुनिया को चला। भारत में कोई भी राजनीतिक शक्ति मजबूत नहीं है जो किसी का टक्कर ले सके। मंदिर और जो संपत्ति थे वो तो नष्ट हुए,
भारत की धन संपदा का अपार नुकसान हुआ और मोहम्मद गोरी के लिए मार्ग प्रशस्त हुआ। आपको पता है मोहम्मद गोरी फिर 1175 ईस्वी में फिर से 11 मोहम्मद गोरी का अटैक शुरू होता है ना। इसने 1027 में छोड़ा अटैक। कब छोड़ा इसने? 227 में लास्ट था। और यहाँ पर देखिए 1175, यानी देखा जाए तो लगभग 150 सालों का इतिहास है। 150 सालों के बाद फिर से यहाँ पर मुस्लिम सत्ता का आक्रमण शुरू होता है मोहम्मद गोरी के नेतृत्व में। और ये इसीलिए सफल हो पाता है क्योंकि यह 17 बार लूट कर जा चुका था और दुनिया को बता चुका था कि भारत जाओ लूट लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मोहम्मद गोरी और 2 कदम आगे था। इसने भारत में लूटने के लिए नहीं बल्कि भारत में मुस्लिम सत्ता की स्थापना के लिए प्रयास किया और सफल रहे और भारत में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हो गई और फिर यहाँ पर इस्लामिक सत्ता बिल्कुल काफी दिनों तक चली। अब हम लोग अगले क्लास में मोहम्मद गोरी के बारे में जानेंगे, मोहम्मद गोरी के अटैक के बारे में देखेंगे, जहां पर तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध को देखेंगे। इसके बाद फिर हम लोग चले जाएंगे कहाँ? दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत का फिर मुगल, यानी इसी प्रकार मिर्जाबाद हमारा खत्म हो जाएगा। मुगल के बाद हम लोग चले जाएंगे मॉडर्न में। तो फिलहाल साथियों इस वीडियो में इतना ही। अगर आप जैप पेपर 2 की तैयारी करना चाहते हैं या पेपर 1 की तैयारी करना चाहते हैं, एग्जाम फाइटर नंबर ऐप को डाउनलोड करें। हमारा ऐप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। ऐप का लिंक हमारे इस वीडियो के नीचे आपको मिल जाएगा। लिंक को क्लिक कीजिएगा, ऐप डाउनलोड हो जाएगा। वहां पर हिस्ट्री की क्लासें चल रही है जहां पर आपको वीडियो लेक्चर्स के साथ पीडीएफ नोट्स भी दिया जाएगा। और जिस प्रकार हमने अपना जेआरएफ क्रैक किया उसी प्रकार आपको भी जेआरएफ के सफर में जाना है। देखिए पढ़ना और होता है कि स्मार्ट तरीके से पढ़ना अंतर। हमारे पास जो क्लासेस होगा स्मार्ट तरीके से होगा। आपको लगेगा कि बहुत कम पढ़ रहे हैं, है ना, बहुत ज्यादा आपको फंसाएंगे नहीं, हंसते खेलते स्मूथ तरीके से आप निकलेगा जिससे हम निकले। स्मार्ट तरीके से पढ़िए, कम पढ़कर रिजल्ट लीजिए, यही स्ट्रेटजी अपनाना होगा। नहीं तो बुरी तरह फंसिएगा। बहुत पढ़ने वाले लोग पास नहीं होते हैं। जो स्मार्ट तरीके से बिल्कुल अभी वर्तमान पैटर्न के अनुसार पढ़ते हैं, आजकल का रिजल्ट उसी का होता है। इसलिए कभी कभी देखते हैं वो तो पढ़ता ही नहीं था, इसका कैसे हो गया, हम तो बहुत पढ़ते थे, इसका बेटा बहुत पढ़ता था, इसका हुआ नहीं। ये सब सुनते होंगे। अब इसके पीछे रीजन वही है कि वो कम पढ़ा, वो जिम भी गया, खेला भी, है ना, बदमाशी भी किया, दोस्तों के साथ गैंग भी किया, लेकिन रिजल्ट उसका हुआ। क्यों? क्योंकि वो जब भी पढ़ा, सेलेक्टिव पढ़ा, स्मार्ट तरीके से पढ़ा, पैटर्न को फॉलो करके पढ़ा। और आप क्या किया, अनादुल किताब खोले पढ़ने शुरू कर दिए, ये भी पढ़ लें थोड़ा वो भी पढ़ लें, ये नहीं चलता है। ज्ञान अथाह है, आप उस ज्ञान के समुद्र में गोता क्यों लगा रहे हैं, है ना, पागल हो जाइएगा। आपको उसमें आपके लिए जरूरी है, उसी क्रीम को आपके लिए लेकर मैं आता हूं ताकि आपका क्लास बिल्कुल रोचक हो, क्लास ज्यादा बोरिंग ना हो और रिजल्ट भी आपका हो। तो फिलहाल साथियों इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।